हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हाजिर हैं एक बार फिर एक नया वीडियो सेशन लेकर के। इस वीडियो सेशन में मैं आपको अलेमेंट पोएम को पढ़ाऊंगा। इस पोएम के कंपोजर पीबी शेली हैं, जिनका पूरा नाम पर्सी बिश शेली है। तो सबसे पहले हम पोएट के बारे में जान लेते हैं। इसके पोएट मिस्टर पीबी शेली, इनका जन्म 1792 में इंग्लैंड में हुआ था और एक बार ये 1822 में इटली को जहाज से जा रहे थे, तभी इनका जहाज समुद्र में डूब गया था। इस प्रकार 1822 में इनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। ये आज की जो प्रेजेंट पोएम है अलेमेंट, जब इनकी मृत्यु हुई थी उससे एक साल पहले इन्होंने कंपोज की थी। मतलब ये पोएम इन्होंने 1821 में कंपोज की थी। अब इस पोएम में इन्होंने अपनी निराशा को प्रकट किया है। ये अपने जीवन से बहुत ही बोर हो चुके थे। इनके जीवन में सिर्फ निराशा ही निराशा बची थी। अंतिम वर्षों में इनको ऐसा लग रहा था कि इनका जीवन मृत्यु के बिल्कुल करीब है। मतलब इन्होंने अपना जीवन जी लिया है, अब ऐसा लगता है कि बिल्कुल मृत्यु के निकट है। इनको ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से बूढ़े हो चुके हैं, जबकि बूढ़े नहीं हुए थे, मात्र 29 ईयर्स के थे। लेकिन इनको ऐसा लग रहा था कि जो जीवन इनका है वो अंतिम पड़ाव पर है। तो इस पोएम में इन्होंने अपनी वही वेदना को, अपने दुख को प्रकट किया है। तो आइए अब सबसे पहले हम इनकी पोएम का अर्थ देखते हैं, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आइए देखते हैं इस पोएम का अर्थ क्या है। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर ओ नेवर मोर। यहाँ पर वो दुख से भरा हुआ है, अपने दुख को अभिव्यक्त करता है और संसार, जीवन और समय को संबोधित करते हुए कहता है, ओ संसार, ओ जीवन, ओ समय, मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हूँ, मैं अपने जीवन के अंतिम चरण में हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। फिर कहता है कि जब मैं युवा था तो जहाँ पर मैं पहले साहस पूर्वक, बहादुरी पूर्वक खड़ा रहता था, आज जब मैं वहां पर पहुंचता हूं, जब उसके बारे में सोचता हूं तो मैं ट्रेम्बलिंग करने लगता हूं, मैं कांपने लगता हूं। फिर वो अपने आप से क्वेश्चन करता है, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम। ग्लोरी मतलब भव्यता, खुशियां। वो कहता है कि मेरे बीते हुए समय की खुशियां, मेरे बीते हुए समय के आनंद, मेरे बीते समय की बहादुरी, मेरे बीते समय की उपलब्धियां कब वापस आएंगी। और फिर वो यह महसूस करता है, नो मोर ओ नेवर मोर, कि शायद वो अब कभी भी वापस नहीं आएंगी। तो यहाँ पर कवि क्या कहता है कि अपने दुख को, अपनी वेदना को प्रकट करते हुए कहता है कि ये संसार अब क्या है कि उसके लिए मीनिंगलेस हो गया है। इस संसार में उसके लिए कोई भी आनंद नहीं है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। वो क्या करता है कि अपने जीवन की तुलना एक सीढ़ी से करता है और कहता है कि मैं सीढ़ी के आखिरी पायदान पर खड़ा हूं, यानी कि अब मेरी मृत्यु निकट है, मैं अब इस दुनिया में अधिक समय तक नहीं रह पाऊंगा। तभी वो क्या करता है कि अपनी युवावस्था को याद करता है। जब वो यंग था तो उसके अंदर बहुत पावर थी, उसने अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, उसके अंदर ताकत थी, बहुत सारी मुसीबतों को उसने बहादुरी पूर्वक झेला है। लेकिन जब वो महसूस करता है कि वो बूढ़ा हो गया है, उसको ऐसा लगता है कि उसकी मृत्यु निकट है, वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता है। अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो सारी परेशानियों को झेल सके। तो फिर अपने आप से क्वेश्चन करता है कि मेरी युवावस्था के आनंद, मेरी युवावस्था की ताकत, मेरी युवावस्था के पावर ऑफ परफॉर्मेंस वो कब लौट करके आएगी। लेकिन वो निराश है, पेसिमिस्टिक है। वो कहता है कि ऐसी पावर, ऐसी क्षमता, ऐसी आनंद अब मेरे जीवन में कभी भी लौट करके नहीं आएंगे। तो इस स्टेंजा में क्या है कि उसने अपनी वेदना को, अपने हृदय की वेदना को प्रकट किया है। दूसरा स्टेंजा देखते हैं। आउट ऑफ डे एंड नाइट a joy has taken flight, fresh spring and summer and winter hoar, move my faint heart with grief but with delight, no more or never more। यहाँ पर देखिए वो क्या कहता है, आउट ऑफ डे एंड नाइट, कि दिन रात के जो आनंद थे उन्होंने क्या किया है, फ्लाइट पकड़ ली है। मतलब क्या कहता है कि संसार में जो आनंद थे वो आनंद क्या हो गए हैं, सदा के लिए गायब हो गए। मतलब उसके जो आनंद थे उन्होंने फ्लाइट पकड़ ली है टेकन फ्लाइट। और फ्लाइट कौन पकड़ता है, कोई पर्सन पकड़ता है। यहाँ पर क्या किया उसने, अपने जॉय को पर्सनिफाइड किया है। क्या कहा है कि उसके जो आनंद है वो क्या है, हमेशा के लिए यहाँ से चले गए। उसका जो जीवन बन गया है वो नीरस बन गया, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई भी आनंद नहीं बचा है। फिर वो क्या कहता है,
फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हो। और ये यहाँ पर एक एग्जाम्पल देता है कि जब स्प्रिंग ऋतु आती है, मतलब जब बसंत ऋतु आती है, तो इससे पूरे एटमॉस्फेयर में हरियाली फैल जाती है, फ्रेशनेस, ताजगी फैल जाती है। सभी लोग इस ऋतु में खुशी से झूम उठते हैं। ये जो बसंत ऋतु होती है ये सभी को खुशी प्रदान करती है, लेकिन ये बसंत ऋतु कभी को किसी प्रकार की कोई भी खुशी नहीं प्रदान करती है। बसंत ऋतु उसको जॉय प्रदान करने में क्या अपने आप को सक्षम महसूस नहीं करती है, मतलब बसंत ऋतु उसको कुछ भी किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं प्रदान कर सकती है। फिर क्या कहते हैं समर, और ये एग्जांपल देता है कि जब ग्रीष्म ऋतु आती है कि चारों तरफ क्या है कि हर तरफ परिवर्तन ही परिवर्तन होता है। पेड़ों में परिवर्तन होता है, पौधों में परिवर्तन होता है, फूलों में परिवर्तन होता है, हर तरफ चेंजिंग ही चेंजिंग होती है। और उस चेंजिंग के माहौल को देख करके सभी का जीवन खुशियों से भर उठता है, लेकिन ये ग्रीष्म ऋतु कभी को कोई भी खुशी प्रदान नहीं करती है। फिर वो कहता है कि जब विंटर आता है, विंटर की ठंडी, विंटर का पाला, लोग उससे झूम उठते हैं, लोगों के मन में एक प्रकार का आनंद आता है। लेकिन ये जो ऋतुएं हैं, ये जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैं, ये किसी प्रकार की कोई खुशी कभी को नहीं प्रदान करते हैं। वो ये कहता है कि ये जो संसार है, ये जो नेचर है, इसमें बहुत सारी सुंदर वस्तुएं हैं। ये सुंदर वस्तुएं क्या कि लोगों को प्रफुल्लित कर देती हैं, लोगों को खुशियां प्रदान करती हैं। लेकिन कभी जब वो अपने आप को बूढ़ा महसूस कर रहा है, अपने आप को, अपने जीवन को नीरस महसूस कर रहा है, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं है, तो ये सारी चीजें फेल हैं। उसको किसी प्रकार की कोई खुशी, किसी प्रकार का कोई जॉय प्रदान करने में। हम ऐसे कह सकते हैं जब कोई व्यक्ति बीमार होता है, अस्वस्थ होता है, तो उसके सामने चाहे जितने प्रकार के व्यंजन रख दिए जाए, चाहे जितनी सुख सुविधाएं रख दी जाए, लेकिन उसमें कोई आनंद नहीं लेता है, क्योंकि उसका जीवन क्या बन चुका है, अस्वस्थ हो गया है। जब उसका अपने जीवन में ही कोई आनंद नहीं है, तो बाहर की चीजें, बाहर के ऑब्जेक्ट उसको कोई भी आनंद नहीं प्रदान कर सकते हैं। तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर है। यहाँ पर कभी क्या है, वो बिल्कुल उसका जीवन नीरस हो गया है, वो उस अपने जीवन से परेशान हो चुका है, बोर हो चुका है, वो मरना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि उसका अंत जो है वो निकट है। तो ये संसार की जितनी भी चीजें हैं उसमें उसके लिए किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं रह गया है। अब वो क्या कहता है कि मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख होता है। वो कहता है कि यही सारी चीजें, विंटर, समर, स्प्रिंग, सुंदर प्राकृतिक वस्तुएं, ये उसको कुछ नहीं प्रदान करते हैं दुख के सिवा। ये क्या करते हैं कि उसके हृदय में दुख को ही भरती हैं, उसके हृदय में वेदना को ही भरती हैं, बल्कि प्रसन्नता से नहीं। इससे उनको कोई खुशी नहीं मिलती है। इससे क्या होता है कि उसका दुख क्या होता है, इंक्रीज होता है। इससे उसका दुख क्या है, बढ़ता है। और फिर वो कहता है नो मोर और नेवर मोर, ये जो खुशियां हैं उसके जीवन की बीती हुई खुशियां उसके जीवन में कभी भी नहीं आएंगी। Here we can say that the poet shows the feelings of his sorrow. For him, the word had no charm. The word has become meaningless for him. He thinks that he is at the last stage of his life. He compares his life with a ladder and imagines that he is standing on its last rung. When a man is in his last stage, means when a man becomes old, his life is full of sufferings. He has no charm, he has no joy in his life. All the charms, all the joys, all the attraction of life have become meaningless for him. He recalls, he remembers his past time, he remembers his youth age and thinks that when he was young, his life was full of attraction, his life was full of joys, his life was full of pleasures. But when he becomes old, when he feels that the end of his life is near, he has no joy in his life. All the joys of his life have gone forever. Nature has many beautiful objects. Nature gives us many beautiful things, many joys, pleasures. But all these things, all the objects of nature fail to give any type of joy to the poet because he has no charm in his life. इस प्रकार हम देखते हैं कि क्या है कि वो अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करता है। उसको ऐसा लगता है कि अब इस जीवन में अधिक समय तक नहीं रह पाएगा। तो ये इस पोएम की सेंट्रल थीम है। यहाँ पर हम देख लेते हैं ये जो फर्स्ट लाइन है, ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, उसने इस चीज को एड्रेस किया है। तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। और दूसरे स्टेंजा में उसने लिखा है आउट ऑफ डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट,
कि दिन रात के जो आनंद हैं, उसके जीवन के जो आनंद हैं, उन्होंने फ्लाइट पकड़ ली है, तो यहाँ पर जॉय को उसने पर्सनिफाइड किया है। तो जब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, कमेंट लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देयर इज अ प्रॉपर यूज ऑफ एपस्ट्रॉफी इन द लाइन ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, एंड देयर इज अ प्रॉपर यूज ऑफ पर्सनिफिकेशन इन द लाइन आउट ऑफ डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट। इस प्रकार से कवि ने अपनी वेदना को व्यक्त किया है। अब यहाँ पर अगर हम राइम स्कीम की बात करते हैं तो राइम स्कीम भी देख लेते हैं। तो देखिए इसकी राइम स्कीम क्या है। टाइम, इसको हम ए मान लेंगे। क्लाइम, टाइम और क्लाइम सेम प्रोनाउंसिएशन है, तो इसको भी हम ए मान लेंगे। अब यहाँ पर बिफोर, ये बी है, और प्राइम टाइम से मिल रहा है तो ये ए है, और मोर बिफोर से मिल रहा है तो ये क्या है, बी है। तो इस प्रकार जो इसके राइम स्कीम बनती है ए बी, ये इसकी राइम स्कीम है। तो अगर हम कमेंट लिखेंगे तो पहला पॉइंट तो फिगर ऑफ स्पीच का बन जाएगा। पहले स्टेंजा में एपस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, सेकेंड स्टेंजा में पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है। दोनों स्टेंजास की जो राइम स्कीम है ए बी है। अब आ जाते हैं कि ये पोएम जो है ये पोएट्री का कौन सा रूप है, तो ये क्या है, लिरिक है। ये प्रेजेंट पोएम क्या है, ये लिरिक है, लेकिन इसका टोन क्या है, इलेजिकल टोन है, क्योंकि यहाँ पर उसने अपने दुख को प्रकट किया है, अपने बीते हुए समय को एड्रेस किया है। तो ये है तो लिरिक, लेकिन इसका टोन क्या है, इलेजिकल है। तो हम कह सकते हैं कि द प्रेजेंट पोएम इज अ लिरिक इन अ इलेजिकल टोन। इस प्रकार से ये पोएम समाप्त होती है। मिलेंगे अगले वीडियो में इसकी सेंट्रल आइडिया लेकर के। थैंक्स।